Bismillahirrahmanirrahim. Moving to chapter number 15, which is गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी. इसके चैप्टर नंबर 15 के दो पार्ट्स हैं. पार्ट 1 में ज़्यादा उन्होंने जो है वो ओवेरियन और उससे रिलेटेड मेलिग्नेंसीज डिस्कस की हुई हैं, और बाकी दो पार्ट 2 में वो बाकी सारी डिस्कस की हुई हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, 28-year-old woman presents to the antenatal clinic. ठीक है, एंटीनेटल क्लिनिक को विजिट कर रही हैं एंड शी इज़ 14 वीक्स प्रेग्नेंट with my lower abdominal pain and frequency in maturation. An ultrasound scan notes a solid adnexial mass. ठीक है, आपने ये देखना होता है कि mass के फीचर्स क्या हैं. उन्होंने बताया है कि solid है. Her serum lactate dehydrogenase जो कि LDH है, HCG levels are raised. अब जिसमें इस तरह से है कि हमें पता है कि जो LDH है उसको हम हमेशा एसोसिएट करते हैं डिस्जर्मिनोमा के साथ, और प्रेगनेंसी में हम HCG देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता. तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हर सिम्टम्स. तो ये हमें पता है कि पॉजिटिव रेट ऑफ LDH फॉर मेलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी इज़ 94.5%. मतलब इतना ये इसके लिए सेंसिटिव है. Question number 2, a 21-year-old woman presents with an abdominal mass and constipation. She also has lower abdominal pain. At laparotomy, the tumor appeared solid, fleshy and pink. अभी उन्होंने उसकी ग्रॉस अपेयरेंस बता दी है. यूनिलैटरल सिल्पिंजी ओफ्रेक्टमी was performed. The histology showed T-cell lymphoid infiltration of the fibrostroma. ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि टी सेल लिम्फॉइड इन्फिल्ट्रेशन ने. हिस्टोलॉजी भी बता दी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. वैसे भी अगर हम अपनी बैकग्राउंड नॉलेज असेस करें और चेक करें तो उसमें यही होता है कि जो सबसे जो यंग और जो हमारे जर्म सेल ट्यूमर्स वाली एज होती है उसमें मोस्टली क्या होता है वो डिसजर्मिनोमा ही होता है. ठीक है, Dysgerminoma is a tumor of the ovary that is composed of primitive undifferentiated germ cells. ठीक है, और 97% are benign proliferation जो कि mature teratomas होते हैं. The remaining 3 are malignant. और ये यूजली जो है ना बायलैटरल होते हैं. 5 year सर्वाइवल रेट इसका बहुत अच्छा है, 95% है, लेकिन इसमें रिकरेंस रेट भी होता है 15%. कीमोथेरेपी हम इसमें प्लैटिनम सक्सेसफुल है इन ऑलमोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स. मैनेजमेंट ऑफ द ओवेरियन मास इन प्रेगनेंसी. सर्जरी इज़ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैरीज द रिस्क ऑफ द अबॉर्शन. 30% रिस्क होता है. ये भी MCQ है कि हमने प्रेगनेंसी में सर्जरी अगर करेंगे तो रिस्क कितना होगा अबॉर्शन का. और 2% ऑफ द मैसेज प्रेजेंटिंग इन द प्रेगनेंसी आर मेलिग्नेंट. द आइडियल टाइम फॉर इंटरवेंशन इज 16 to 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. क्योंकि इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला जो सारा ऑर्गेनोजेनेसिस वाला पीरियड भी गुजर चुका होता है, तो पेशेंट आराम से एनेस्थीसिया भी टॉलरेट कर लेती हैं, और यूट्रस भी इतनी बड़ी नहीं हुई होती कि आराम से सर्जरी में कोई प्रॉब्लम करे. The 5-year survival patient survival rate for dysgerminoma removal in the pregnancy is 90%. Fetal mortality approaches about 25%. और उसके अलावा उन्होंने बाकी सारा भी ये बताया हुआ है कि हमें जो है मीथोट्रेक्सेट और हम सिस्प्लैटिन एडजुवेंट कीमोथेरेपी कैन बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी विद सक्सेस इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. ठीक है, और बाकी जो हमें पता है सारी बातें वो इसमें इन्होंने रिवाइज ही कराई हुई हैं. इसको आप लोग गो थ्रू करेंगे तो आप लोगों को खुद भी समझ आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, assist is sent for the histologic investigation and the report shows an insular pattern of round uniform cells with 80% neurosecretory granules. ठीक है, यानी कि वो जो हम पढ़ते होते थे ना वो पर्पल ग्रेन्यूल्स होते हैं सारे, तो वो हमें कुछ कुछ याद आ जाता है कि ये सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स जो हैं. एंड द पेशेंट ऑल्सो हैज़ 5 हाइड्रोक्सीइंडोल एसिटिक एसिड इन हर यूरिन सैम्पल. तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्ट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. तो हमने समझना है इससे कि ये कोई कार्सिनॉइड है, और डेफिनेटली ये जो इंसुलर पैटर्न है ये भी हमारे जो है वो ओवेरियन कार्सिनॉइड ट्यूमर में ही पाया जाता है. अनकॉमन है और कंसिडर टू बी जर्म सेल ऑरिजिन. इंसिडेंस इसका बहुत देखिए 3 in 100,000 per year है. प्राइमरी ओवेरियन कार्सिनॉइड शुड बी ट्रीटेड एज ओवेरियन ट्यूमर्स ऑफ द लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल. और 24-hour excretion of the 5 hydroxyindole acetic acid more than 25 milligram provides strong evidence for the diagnosis of carcinoid syndrome. Question number 4, an 18-year-old girl presents with a large abdominal mass with abdominal pain. She claims the mass has increased in size within the last 3 months. यूजली ये प्रेजेंट भी इसी तरह एक्यूट ऑनसेट के साथ ही करते हैं. लेप्रोटमी एंड यूनिलैटरल सिल्पिंजी ओफ्रेक्टमी इज परफॉर्म्ड. द हिस्टोलॉजी रिपोर्ट शोज मेसोडर्मल कोर
विद अ सेंट्रल कैपिलरी। ये ना इस तरह से पूरे पूरे आते भी नहीं है एमसीक्यू, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि ये शिलेट वॉल बॉडी है, बस यही लिखा हुआ होगा कि मेसोडर्मल कोर है विद सेंट्रल कैपिलरी। तो आपने खुद ही याद रखना है कि ये हमारे जो है ये किस चीज़ की इन्होंने बताई हुई है हिस्टोलॉजी, ये है शिलेट वॉल बॉडी की। विच ओवेरियन ट्यूमर इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ये हमें पता है कि हमारा जो शिलेट वॉल बॉडीज़ होती हैं एंडोमेट्रियल साइनस ट्यूमर में होती हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज योक सैक ट्यूमर, इसके नाम भी दो हैं। जर्म सेल ग्रुप ऑफ द कैंसर यूजली मैलिग्नेंट होते हैं और इसके अलावा सर्जरी कीमोथेरेपी कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है और ये 75% ऑफ द ट्यूमर्स में प्रेजेंट होती हैं, ये वाली जो हिस्टोरिकल फाइंडिंग एग्जैक्टली ने बताई हुई है। विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड एडजुवेंट सिस्प्लैटिन बेस्ड कीमोथेरेपी, survival rate is more than 90%. An 8-year-old girl presents with symptoms and signs of precocious puberty. Which of the following tumors should not, देखें अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि हम इसको पिक कर लें, अगर ये मिस हो गया ना तो एमसीक्यू गलत हो जाएगा। शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, या तो फिर हम ये सोचते रहेंगे कि अच्छा ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है। खैर अभी हमने नॉट को इस तरह की, एक्सेप्ट को इस तरह की छोटे छोटे जो की वर्ड्स होते हैं हमारे, जो हमें लीड करते हैं, जो हमारे आंसर को बिल्कुल चेंज कर देते हैं, उनको ज़रूर गौर से ढूंढना होता है और देखना होता है। तो इसमें ये सारे ही कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने पीछे भी जिस एमसीक्यू का पढ़ा वो यही था, जो हमारा एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर होता है वो नहीं करवाता प्रिकॉशियस पुबर्टी, बाकी ये सारे ही कराते हैं, ठीक है। ग्रेनिलोजा भी और पॉलीएम्ब्रियोमा भी, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा भी, ये सारे ही किसी न किसी तरह करा सकते हैं, लेकिन एंडोडर्मल जो होता है साइनस ट्यूमर ये हमारा अल्फा फीटोप्रोटीन करता है और एस्ट्रोजन रिलीज नहीं करता। ये भी एक एमसीक्यू है कि ये कौन सा ट्यूमर मार्कर जो है वो हमें डिटेक्ट कराने में हेल्प करता है, दैट इज अल्फा फीटोप्रोटीन। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा सिक्रीट्स HCG and is associated with precocious puberty. Polyembryoma जो है ना वो is an aggressive type of tumor that develops from germ cells and may be associated with precocious puberty. और granulosa तो हमें पता ही है कि ईस्ट्रोजन करते हैं तो वो तो कराते हैं precocious puberty। और इसके अलावा हमें पता ही 5% होता है इनका इंसिडेंस। ट्यूमर मार्कर्स भी हमें पता है हमारे, ये सारे जो है हम ये जो यूज़ करते हैं, ठीक है, इनकी डिटेक्शन को वो आइडेंटिफाई करने के लिए। मैनेजमेंट सर्जिकल होती है हमेशा, जो अभी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी होती है टू ओवरकम रिकरेंस। और उसमें भी ना अब काफ़ी ज़्यादा वो देख रहे हैं कि किनको हमने कीमोथेरेपी देनी है, और इनहिबिट लेवल्स आर अनडिटेक्टेबल इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ द ओवेरियल फॉलिकल्स। लेकिन अगर उसमें इनहिबिन ज़्यादा हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, ग्रेनिलोजा सेल ट्यूमर सस्पेक्ट करते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में होता है ये ज़्यादातर। Question number 6, you are reading the histology report of a patient who had a laparotomy for an abdominal mass. A biopsy was taken as the mass was deemed to be inoperable. The histology report shows a tumor with appearance of mucin-filled epithelial glandular cells. ठीक है, अब ये वाली भी बात वही है कि सिग्नेट रिंग सेल्स हो सकता है कि उन्होंने ना लिखा हुआ हो, उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ हो विद एन अपीयरेंस ऑफ द म्यूसिन-फिल्ड एपिथेलियल ग्लैंडुलर सेल्स, जो कि हमें पता है कि सिग्नेट रिंग सेल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज द मोस्ट लाइकली ऑरिजिन ऑफ द प्राइमरी कैंसर। देखिए हमें पता है कि स्टमक में जो होता है ये वाला जो हिस्टोलॉजी फाइंडिंग्स है ये उसमें है। प्राइमरी सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी आर एक्सट्रीमली रेयर, ठीक है, ये बहुत रेयर है। लेकिन ये जो ट्यूमर प्राइमरी ट्यूमर्स हैं ये GIT से स्टमक, पेंक्रियाज, बिलियरी ट्रैक, अपेंडिक्स और कोलोरेक्टम से अराइज कर सकते हैं और फिर वहाँ पर एज सेकेंडरीज आ सकते हैं। तो इन ओवेरियन सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा इज डायग्नोज्ड, इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट to exclude and confirm if it is the primary or secondary cancer and for the proper surgical and chemotherapy management हमें पता होना चाहिए कि origin क्या है, वरना हमारा पेशेंट मैनेज नहीं होगा, इम्प्रूव नहीं करेगा। असल तो हमारा यही मकसद है सारी इस जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो पेशेंट मैनेज कर रहे होते हैं, कि हमारे पेशेंट ठीक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, योर ST1 आस्क्स यू अबाउट अ 42-year-old पेशेंट, ठीक है, 42-year-old हैं ये, with a 5 centimeter right-sided ovarian cyst. The patient has occasional right iliac fossa pain. She would like to know the overall chances of a symptomatic ovarian cyst in a premenopausal female. ठीक है, ये हमारा जो leading point है, that is this premenopausal female being malignant. Which of the following statement is the most accurate? A pre-malignant में 1 in 1000 होता है, और पोस्ट जो प्री मीनोपॉजल में 1 in 1000 होता है, और पोस्ट मीनोपॉजल में जो है वो 3 in 1000 हो जाता है, ठीक है, ओवेरियन मास। और ओवरऑल ये वाला भी MCQ आ चुका है कि 10% ऑफ द वुमेन विल हैव सम फॉर्म ऑफ सर्जरी ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम बिकॉज ऑफ एन ओवेरियन मास। तो ये 3 MCQs हैं आपके जो कि एग्जाम में आ चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। Question number 8, you are reading an ultrasound scan report concerning a patient with left-sided pelvic pain.
The report reads as a 6 into 5 centimeter left adnexal mass, possibly ovarian in origin. In adnexal masses, what is the incidence of non-ovarian origin? तो जो नॉन ओवेरियन ओरिजिन होते हैं वो भी 10% होते हैं, ठीक है. कॉमन नॉन ओवेरियन एडेनेक्सल मैसेज में भी पेडंकुलेटेड यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, लिम्फोसील, पैराओवेरियन सिस्ट, हाइड्रोसेल्पिंग्स, एक्स्ट्रा ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा, लिम्फेंजियोमा और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है. ये भी 10% है. और जो हमने ये पढ़ा कि कोई भी फीमेल जिनको ओवरऑल फीमेल्स 10% फीमेल्स को जो है दे एंड अप नीडिंग अ सर्जरी फॉर एन ओवेरियन मास, ठीक है. 10%. Question number 9. A 38-year-old woman presents with an ultrasound scan report showing an unilocular anechoic left ovarian cyst measuring 5.6 into 5.2 into 5 centimeter. The CA125 is 25. What is the risk of the malignancy index? अब इसमें हमें RMI बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए ये ट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जो रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स हमने कैलकुलेट करना होता है वो हमने पोस्ट मेनोपॉजल में करना होता है. और उसके स्कोर्स इस तरह से होते हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड स्कोर देखना होता है, ठीक है. काफ़ी इसके निमोनिक्स हैं, सिम्बा है, सीमाब है. तो आप लोगों को जो समझ आता है वो बस वो याद कर लें, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल में RMI कैलकुलेट करने के लिए भी आ जाता है. और मैंने पहले भी बताया था, हमारे जो CPSP का एग्ज़ाम जब हम अपना कर रहे होते हैं ऑनलाइन अटैम्प्ट, तो उसमें हमारे सिस्टम में ही ना कैलकुलेटर होता है इनबिल्ट. तो आप लोगों ने देखना है, आप लोगों के लेफ़्ट राइट कॉर्नर पे जो है वहाँ पर एक प्लस माइनस का निशान होता है, जो कि हम कैलकुलेटर खोल के अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं. तो 2-4 कोई ना कैलकुलेशन के MCQ ज़रूर आए हुए होते हैं. तो जब हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि इनको कैसे करना है और कैलकुलेटर कहाँ है, तो फिर परेशान हो रहे होते हैं. तो हमने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह बहुत अच्छा एग्ज़ाम करके आना है और पास होके आना है, आमीन. अच्छा, इसमें हमने देख लिया, अल्ट्रासाउंड स्कैन के फीचर्स देख लेने हैं हमने, और उसके अलावा मेनोपॉजल स्टेटस देख लेना है, ठीक है. और सीरम CA125 जो होता है वो एज इट इज़ होता है. अब ये है कि इसमें द अल्ट्रासाउंड रिजल्ट इज स्कोर्ड एज 1 पॉइंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. कोई मॉलिकुलर सिस्ट है, सॉलिड है, ठीक है, और मेटास्टेसिस है, एसाइटीज़ है, बायलैटरल है. तो हमारे जो स्कोर्स होते हैं वो या तो 0 होता है अगर कुछ भी नहीं है, या 1 होता है, या फिर अगर एक पॉजिटिव फीचर है तो 1 होगा, और अगर 2 या उससे ज़्यादा पॉजिटिव फीचर हैं तो फिर उनका स्कोर हो जाता है 3, ठीक है. और मेनोपॉजल स्टेटस का जो है वो 1 होता है. और हमने जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल देख लेना है. और RMI जो है वो लेस देन 25 स्टिल कैरीज अ मैलिग्नेंसी रिस्क. और ये भी एक MCQ आ चुका है हमारा कि अगर लेस देन 25 है RMI जो है, फिर भी कितना रिस्क होता है मैलिग्नेंसी का. ये 3 MCQs हैं जो आए हुए हैं एग्जाम में. और ये बेशक गाइडलाइंस चेंज हो गई हो, बेशक एल्गोरिदम चेंज हो गया हो. जब मैं अभी लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें हमारा चेंज हो चुकी थी, ठीक है. पोस्ट मेनोपॉजल जो सिस्ट है उसका एल्गोरिदम ही चेंज हो चुका था, कि उसमें पहले ही होता था कि हम कहते थे कि रिस्क कितना है, माइल्ड मॉडरेट सिवियर यूँ समझ रहे हैं आप रिस्क होता था, ठीक है. तो उसमें हम RMI जो है वो 25 से कम है तो 3% रिस्क होता था पहले, और RMI 25 to 250 इंडिकेट्स रिस्क ऑफ 20%. तो मेरा ये MCQ आया हुआ था, ठीक है. और मैंने यहाँ से पढ़ा हुआ था. अगर मैं सिर्फ रिसेंट वाला पढ़ के जाती तो मैं तो कहती यार ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, और इस तरह से क्या आंसर होता. और RMI मोर देन 250 इंडिकेट्स जो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी विच इज 75%. अब 200 या 200 से कम हो गया RMI ना, वो वाला भी एल्गोरिदम हम देख लेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस. Ovarian cystectomy is not recommended for the management of ovarian cyst in the post-menopausal women. Bilateral oophorectomy करते होते हैं हम, ताकि हमें जो है वो अगर सर्जरी रिपीट ना करनी पड़े. शुड बी टेकन शुड बी चोजन द लाइन ऑफ मैनेजमेंट, इन्होंने बता दिया. क्वेश्चन नंबर 10. 67-year-old patient developed a recurrence of ovarian cancer 2 months after completing her last dose of platinum therapy. कीमोथेरेपी, ये भी बहुत MCQ रिपीट होता है. ये तीनों चीज़ें हमें मिक्स हो जाती हैं. इनको आप बार बार जब रिकॉल करेंगे, रिवाइज़ करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं भूलेगा. तो हमने कोशिश करनी है कि हमने चीज़ों को रिवाइज़ करना है. अगर रिफ्रैक्ट का मतलब यही होता है ना कि उड़ के वापस आ जाए चीज़, ठीक है. तो आप यूँ समझ लें कि रिफ्रैक्टरी का मतलब ये है कि ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन पेशेंट को जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है. लाइक उसमें हम देख रहे होते हैं, मैथ्स देख रहे होते हैं, साइज उसका रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा,
रिस्पॉन्ड यही देखते होते हैं ना, मैस ट्यूमर का साइज़ देखते होते हैं, तो उसमें हम कहते हैं रिफ्रैक्ट्री है, ठीक है। और अगर जो रेजिस्टेंट, हम यूँ कहते हैं कि अगर विद इन 6 मंथ्स हो गई है ना ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के, रिकरेंट डिजीज़ हो गई है, तो वो रेजिस्टेंट है कि वो रेजिस्ट कर गई और वापस आ गई कि मैंने नहीं जाना भाई। और जो सेंसिटिव होती है वो आफ्टर 6 मंथ्स जो है ट्रीटमेंट उन्होंने 6 मंथ्स पहले लिया था या 7 मंथ्स पहले लिया था, अब आ गई है, तो प्लैटिनम सेंसिटिव था वो ट्यूमर, लेकिन फिर भी रिकरेंस होगी क्योंकि रिकरेंस का रिस्क होता है। ये तीनों भी याद कर लें क्योंकि ये MCQs आते हैं, ये रिपीट होते हैं, ये रिकॉल्स हैं, मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a 54-year-old patient is found to have an advanced stage 3 disease. What is the best management? अब इसमें हमें पता है कि स्टेज हम जो होती है 3 ऑनवर्ड, उसमें हम सर्जरी ऑफ़र नहीं करते। इवन स्टेज 2 में भी हम देखते हैं पेशेंट का जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ और पेशेंट का जो एक स्कोर हम निकालते होते हैं उसके अकॉर्डिंगली कि पेशेंट सर्जरी टॉलरेट कर सकेगा या नहीं। इसमें हमने यही करना होता है कि न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी एंड इंटरवल डीबल्किंग सर्जरी करनी होती है। Several randomized trials have shown that the patient who received neoadjuvant chemotherapy followed by interval debulking surgery had significantly lower adverse effects and mortality rates than patients undergoing primary debulking surgery. क्योंकि इसमें यही होता है कि आपका ट्यूमर साइज़ छोटा हो जाता है तो हमें जो एडजेसेंट एक्सटेंसिव सर्जरी नहीं करनी पड़ती, तो पेशेंट उससे बच जाता है। द सर्वाइवल फॉर अर्ली स्टेज कैंसर इज़ 90%, द ड्रॉपिंग टू लेस देन 30% इन स्टेज 3 and 4। ये हमें पता है ओवेरियन का जितना अर्ली डायग्नोस हो जाता है उतना पेशेंट का जो है वो प्रोग्नोसिस सर्वाइवल रेट अच्छा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पता है क्योंकि कोई स्क्रीनिंग को कोई अभी तक हम प्लान नहीं कर सके हैं यूनिवर्सली ही कि जो है ना हम इन डिजीज़ को जल्दी पिक कर सके और उनको जो है वो, लेकिन वो यही होता है कि वो बहुत ही एंड स्टेज पे स्टेज 3-4 पे ही हमारे से पिक हो रही होती हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ केयर ऑफ द पेशेंट विद एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मैक्सिमल डीबल्किंग सर्जरी एंड प्लैटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी, ठीक है। और इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, A 64-year-old woman developed resistance to platinum chemotherapy after undergoing surgery for grade 3 ovarian cancer. What are her chances of responding to second-line chemotherapy in this case? अब उन्होंने एक स्टेज 3 उन्होंने बताया है कि डेवलप रेजिस्टेंस टू प्लैटिनम कीमोथेरेपी ना, उन्होंने सारा सिनेरियो जब एक्सप्लेन कर दिया तो उसमें जाहिर है पुअर प्रोग्नोसिस ही है, लेस देन 10%। ये ओवेरियन कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टू द प्राइमरी एंटी नियोप्लास्टिक प्लैटिनम बेस्ड एंड पैक्लिडेक्सिल बेस्ड कीमोथेरेपी, जिसमें हम एक्सपेक्ट यही कर रहे होते हैं कि कीमो सेंसिटिव है तो 80% चांसेस है कि रिस्पॉन्स होगा। लेकिन अगर उसमें जो है अल्टीमेटली रिलैप्स कर जाए या ड्रग रेजिस्टेंट डेवलप हो जाए तो जो हम सेकंड लाइन कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं उसके चांसेस उन्होंने बता दिए हैं ये हैं। और हमें पता है सेकंड लाइन हमारी जो है सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन, पैक्लिटेक्सेल एज सिंगल एजेंट भी है और इन कॉम्बिनेशन है विद, और नॉन न्यू है नॉन प्लैटिनम बेस्ड एजेंट्स, ठीक है, जिसमें है जेमसिटाबीन या फिर पेगिलेटेड लाइपोसोमल डॉक्सीरोबिसिन, तो ये सारे भी यूज़ करते हैं। लेकिन इनमें अभी इतना सक्सेस जो है वो नहीं देखी गई ट्रीटमेंट और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा है। Question number 13, a 51-year-old woman had a total hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy and surgical staging for stage 1C ovarian cancer. The pathologist report confirmed clear cell histology. What is your care of plan for her? अब जाहिर है हमारे पास हमने जब भी स्टेज 1 से ऑनवर्ड होता है तो फिर हमने उनको कीमोथेरेपी देनी होती है। एडजुवेंट कीमोथेरेपी फॉर स्टेज 1C क्लियर सेल कार्सिनोमा इज इफेक्टिव इन सप्रेसिंग डिजीज रिकरेंस. Carboplatin and paclitaxel have become the backbone of treatment of advanced ovarian cancer. The standard of care for patients with advanced ovarian cancer consists of primary maximal debulking surgery and platinum-based chemotherapy. ये सारा उन्होंने दोबारा हमें रिवाइज करा दिया है और ये हमारा ओवेरियन कैंसर का सेक्शन जो 15 चैप्टर का फर्स्ट हाफ था वो कंप्लीट कर लिया है हमने। इसमें इन्होंने सेकेंड हाफ में बाकी रेस्ट ऑफ द कैंसर्स के बारे में क्वेश्चन है। ऑन्कोलॉजी, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात जो हमें पता है भी, आई एम श्योर, और मैं बता भी देती हूँ, वो ये है कि हमारे कुछ चेंज भी हो गए हैं ना, जिस तरह हमारा विद द पैसेज ऑफ द टाइम बुक्स में नहीं आया जो गाइडलाइंस हैं वल्वा की और यूट्रस एंडोमेट्रियल कैंसर की, ये सारी स्टेजिंग भी चेंज हुई है, फिर उनके ट्रीटमेंट भी थोड़े बहुत ही ऊपर नीचे हो गए हैं। तो आप लोग कोशिश ये करें कि आप लोग अपने खुद नोट्स बना के उन्हीं को याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी में से बहुत आता है, पार्ट 2 के पेपर में बहुत आता है। आपको
डिफरेंट सिनेरियोज दिए हुए होते हैं, आपने पेशेंट की जो है वो स्टेजिंग करनी होती है और फिर माइंड में और फिर आपने ट्रीटमेंट पिक करना होता है। जब आप स्टेज ही सही पिक नहीं करेंगे ना तो फिर आप ट्रीटमेंट भी सही पिक नहीं कर सकेंगे, और ये फिर बड़ा एक फ्रस्ट्रेटिंग सा वो टाइम होता है कि यार ये क्या स्टेज है तो मैं ट्रीटमेंट सही पिक कर लूँ। तो वो आप लोग एक फ्लो में बनाएंगे ना, पहले स्टेज लिखें, फिर स्टेज की छोटी छोटी अपने जहन में बिठाने के लिए डिस्क्रिप्शन लिखें, और साथ में एंड में उसका ट्रीटमेंट लिखें एक ही लाइन में, ताकि आपको पता हो कि ये स्टेज है तो ये ट्रीटमेंट है, ये स्टेज है तो ये ट्रीटमेंट है, ये स्टेज है तो उसका ये बज़वर्ड है, और हमने उसको पिक कर लेना है और उसके अकॉर्डिंगली हम फिर इंशाल्लाह सही ऑप्शन ही अपना सिलेक्ट करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट हाफ देख लेते हैं इसका। Bismillahirrahmanirrahim. Moving to the second half of chapter number 15, gynecological oncology. Question number 1. So, a 38-year-old woman attends for her cervical screening appointment. You have tried to do the smear, but you failed because of severe cervical stenosis resulting from traumatic surgery 6 years previously. In her notes, it was documented that the same thing happened in her last 2 appointments. Her first 2 smears results were normal. What will you do next? अच्छा, अब इसमें जो मैं तो यही खैर दुआ करती हूँ कि एग्ज़ाम में ना ये क्वेश्चंस आए ही ना, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती कि इन्होंने अब NHS का जो सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम है ना, ये हो गया है रिव्यू, हमें पता है 2021-22 में हुआ था। तो उसके बाद पूल में तो वही क्वेश्चंस होंगे, और कैंडिडेट सारे हमारे साथ के जो थे वो ये कहते थे कि पूल में वही क्वेश्चंस होंगे, उनकी की भी वही होगी, उन्होंने की थोड़ी चेंज की होगी, अभी तो वही की चल रही होगी, जिस बात का हमें तो नहीं पता। लेकिन खैर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हम लोग क्योंकि एक डेवलपिंग या फिर थर्ड वर्ल्ड जिस तरह हमें कहा जाता है कंट्री हैं, तो हमारे पास अभी वो सारी हम लोग ये कर भी नहीं रहे फॉलो। कहाँ हमारे पेशेंट्स जो हैं वो हर 3 साल बाद अपना हाई रिस्क HPV कराएंगे, क्योंकि वो हो गया ना अब स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होना शुरू। खैर अब ऐसे सिनेरियो में जो हम लोगों ने अब देखा था इस बुक के अकॉर्डिंग, जो कि पुरानी स्क्रीनिंग प्रोग्राम के की को फॉलो कर रही है, उसके अकॉर्डिंग तो यही था कि ऑफर सर्वाइकल डायलिटेशन एंड री ट्राई टू टेक द स्मेयर। लेकिन अब ऐसे पेशेंट में जिसमें उसमें या तो आप हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कराएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद या फिर आप इनकी कॉल्पोस्कोपी कराएंगे, क्योंकि उसमें वो HRHPV नहीं है। तो हमने जो है जब पढ़ा था मैंने और मेरी स्टडी पार्टनर ने, तो हमने ये कहा था कि हम उनको कॉल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफर करेंगे पेशेंट को, जो कि उसका बनता भी है, या तो हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कर लेंगे, क्योंकि अब तो यही हो गया ना, HRHPV कराते हैं, वो अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर हम करा देते हैं साइटोलॉजी, अगर वो अब नॉर्मल आएगी तो फिर हम करा देते हैं कॉल्पो। ऐसे ही हो गया ना। खैर क्वेश्चन नंबर 2 ये हम सारा डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट सी 5-10 मिनट्स की वीडियो बना के ना शेयर कर दूंगी, जो कि आप लोगों को रिवाइज करने में हेल्प हो जाएगी कि हमने कितना फ्रीक्वेंटली इनको जो है फॉलोअप के लिए बुलाना है, और कब हमने इनका जो है वो वापस 36 मंथ्स रिकॉल पे भेज देना है पेशेंट को, अगर आप सब कहेंगे तो। क्योंकि अभी मैं आजकल थोड़ा सा बिजी हूँ आप लोगों की टॉक्स की जो कोर्स है उसको प्लान करने में, तो आई जस्ट आस्क मी एंड आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू। Question number 2. A 30-year-old woman has had her cervical screening result reported as borderline. What will be your plan of management? अब इसमें भी यही है कि क्योंकि ये सारा रिवर्स हो गया है, अब इसमें अभी वो साइटोलॉजी ही बता रहे हैं, तो ये डेफिनेटली पुराने स्क्रीनिंग के तहत है। तो वो एल्गोरिदम भी ना आप लोगों ने ख़ास तौर से ना टॉक्स के लिए ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि हम जब किताबी बातें ज़रूर सुनाते जाते हैं ना, तो एग्जामिनर भी इरिटेट हो जाता है। वो कहता है आप लोग कहाँ कराते हो HRHPV, आप अपना वो बताओ जो आप लोग कराते हो। तो हम तो पैप स्मेयर कराते हैं, जो सीधी सी बात है। बहुत मुश्किल से कोई एक आध मरीज आता है 1000 में से जो कि कहता है अच्छा चलो मेरी लिक्विड बेस साइटोलॉजी कर दो, ठीक है ना। तो अभी हमने इसके लिए यही करना है कि हमने उनको ऑफ़र करना है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टेस्ट। हमें पता है कौन कौन से हमारे जो है वो स्ट्रेन्स हैं जो कि हाई रिस्क हैं और ये इंड्यूस कर सकते हैं मैलिग्नेंसी में, तो हमने इनका ज़रूर टेस्ट कराना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने पेशेंट को मैनेज करते रहना है। Question number 3. A woman has had her cervical smear. It shows moderate dyskaryosis. She subsequently had a colposcopy and a loop excision of transformation zone, जिसको हम LETS कहते हैं, and the histopathology shows negative margins. What will be your further plan of management? इसमें हमने ना अब वही बात है कि अब फॉलो भी जो है वो हाई रिस्क HPV से करते हैं ना हम, तो हमने वही बताना है कि हमने इनका जो है वो HRHPV कराना है और कब कराना है, 6 मंथ्स के बाद कराना है। बाकी सारी बातें जो परसेंटेजेस हैं वो आप लोग ज़रूर याद कर लें, ये वाली बातें भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं
ये हमने उनको फर्स्ट इनविटेशन जो है वो उसकी 25th बर्थडे पे जो है वो भेज देना है कि आप हमारे पास जो है वो स्क्रीनिंग के लिए आना शुरू कर दें। और उसके अलावा जो 49 ईयर्स तक है वो 3 ईयरली है, 50 to 64 तक 5 ईयरली है। और फॉर वीमेन ओल्डर देन 65 एन इन्विटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर वीमेन हु हैव हैड रीसेंट एबनॉर्मल टेस्ट। ठीक है, एबनॉर्मल टेस्ट तो रिसेंटली या कभी उन्होंने स्क्रीनिंग ना कराई हो तो हम उनकी एक दफ़ा का ज़रूर कर सकते हैं। यूजिंग अ हाई रिस्क HPV एज द प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट is an attractive option for countries with existing cervical screening programs. Compared to the liquid-based cytology for the detection of the borderline changes or worse, HPV प्राइमरी स्क्रीनिंग इज़, अब इसमें वो यही पूछ रहे हैं कि HPV कितना सेंसिटिव है और कितना स्पेसिफिक है। 25% मोर स्पेसिफिक एंड 6% लेस स्पेसिफिक है जो करंट साइटोलॉजी बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम है ना। तो ये जो 25% मोर स्पेसिफिक है इसी बेसिस पर अब उन लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। बुक्स जाहिर है हमारी जो होती हैं वो जब पब्लिश होती हैं तब तक गाइडलाइंस और चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स अपडेट हो जाते हैं। हमने अप टू डेट अपना नॉलेज रखना है और एविडेंस बेस्ड पेशेंट को मैनेजमेंट देनी है, ऑफर करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, अ 43-year-old वुमन हैज़ हैड हर सर्वाइकल स्मेयर टेकन ऑन डे 14 of her menstrual period. The result shows no abnormality but there were normal endometrial cells in the sample. तो उसमें ना वो यही बात है कि आपने ना देख लेना होता है कि एक तो 12वें दिन के बाद 12th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद अगर आपको एंडोमेट्रियल सेल्स नज़र आ रहे हैं तो आपने पेशेंट की एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करनी होती है कि कोई एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी है, अनलेस पेशेंट ने या तो कॉपर IUCD रखवाई हुई हो या फिर पेशेंट HRT ले रही हो। ठीक है, तो फिर आपने ये देख लेना है। ठीक है, तो अदरवाइज आपने ट्रांसवेजाइनल स्कैन करना है, एंडोमेट्रियल थिकनेस मेजर करनी है, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करनी है। In women aged over 40 years who are beyond the 12th day of the menstrual cycle, the finding of the normal endometrial cells in a cervical sample may indicate endometrial pathology, जो कि रेंज कर सकती है from benign polyps to carcinoma। तो endometrial biopsy indicated है। ठीक है, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने endometrial cells का जो है ना वो लेना है सैम्पल। क्वेश्चन नंबर 6, 32-year-old woman attends the colposcopy cleaning after a high grade smear results। ठीक है, आफ्टर डिस्कशन द वुमन एक्सेप्ट्स द लेट्स प्रोसीजर। व्हाट इज द मिनिमम पूछ रहे हैं वो अब आपसे कि डेप्थ ऑफ एक्सीजन कितनी होनी चाहिए, दैट इज 7 mm। ठीक है, द गोल ऑफ द एक्सीजन इज टू रिमूव ऑल द एबनॉर्मल एपिथेलियम। अब इसमें ना ये आप लोगों को बस पता होना चाहिए, एज सच जो है ना वो MCQ इसमें से आया नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये वाला MCQ जरूर आ चुका है कि मिनिमम डेप्थ 7 mm होनी चाहिए। टाइप 1, 2, 3 सर्वाइकल ट्रांसफॉर्मेशन जोन का MCQ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7, a 45-year-old woman has had the LETS procedure for high-grade dyskaryosis. The histopathology results shows SYN3 with positive margins। ठीक है, अब SYN3 भी है और positive margins भी हैं। What will be the further management? अब इसमें रूल यही है कि आपने जो है वो पेशेंट को बुलाना है क्योंकि SYN3 है और उसको 3 मंथ्स के बाद बुला के उसका टेस्ट ऑफ क्योर कराना है हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। ठीक है, क्योंकि अब हमारी जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है वो भी चेंज हो चुका है, तो हमने इसमें पेशेंट का हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आफ्टर 6 मंथ्स कराना है SYN2 और 3 में। ये बात आप लोग याद कर लें। ठीक है, इसका SYN1 का अलग होता है फॉलोअप और SYN2, 3 का अलग होता है। ठीक है, Question number 8, a 36-year-old woman has had a LETS procedure for cervical glandular intraepithelial neoplasia. The histopathology result showed negative margins. 6 months later, the repeat cervical smear is negative, but the HPV test of cure is positive. What will be your next management? अगर तो हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पॉजिटिव आ गया है लेकिन साइटोलॉजी वो कह रहे हैं कि नेगेटिव है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हमने इनको कॉल्पोस्कोपी ऑफर करनी है क्योंकि हमने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के थ्रू अब जो है वो देखना है कि पेशेंट जो है वो, और ये है भी सीजन, तो हमने इसको नहीं छोड़ना होता है, इसको तो 10 years तक इसका फॉलोअप होता है। इन अ वुमन हु अंडरगोज एक्सीजन फॉर द सीजन, इफ शी हैज़ अ पॉजिटिव ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्ट एंड नो abnormalities detected at colposcopic examination, the woman should have a second test of cure at 12 months। ठीक है, इसमें यही होता है, इसका फॉलोअप 6 months, 12 months, 24 months और फिर उसके बाद ईयरली, ये इन पेशेंट्स का फॉलोअप होता है। ये मैं आप लोगों को ना एक थोड़ी सी वीडियो बना के शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सर्वाइकल स्क्रीनिंग थोड़ी सी रिवाइज हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह।
Okay, question number 9. A 45-year-old woman has had a total hysterectomy for abnormal uterine bleeding. The histopathology result shows positive margin for SIN1. What will be your further management? अब ये इसमें भी यही है कि हमने क्योंकि हिस्टेरेक्टमी हो गई है पेशेंट की और हमने उनको फॉलोअप के लिए बुलाना है, तो इसके फॉलोअप भी जस्ट अब जो है इस सौ में इन्होंने तो वैसे डी बताया हुआ है कि 6, 12 एंड 24 एंड देन एनुअली, लेकिन क्योंकि SIN1 था जस्ट और इसमें हमने अब इतना करना होता है कि 6 एंड 12 मंथ्स पे एंड 24 मंथ्स पे, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है अब अकॉर्डिंग टू द जो अभी रिव्यू हो चुकी हैं स्क्रीनिंग प्रोग्राम. क्वेश्चन नंबर 10. अ वुमन वाज फाउंड टू बी 10 वीक्स प्रेग्नेंट when she attended for her colposcopy appointment for high grade dyskaryosis. The colposcopy examination suspected SIN1. अब इसमें यही है कि हमने क्या करना है, हमने इनकी करनी है रिपीट कॉल्पोस्कोपी एट 12 वीक्स पोस्टपार्टम, क्योंकि SIN1 में ना हमने कुछ भी नहीं करना होता, ना हमने उनको छेड़ना है, ना कॉल्पोस्कोपी के लिए फॉरेन प्रेगनेंसी में भेज देना है, ना ही हमने कोई बायोप्सी लेनी है. तो हमने उनको 12 वीक्स पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी के भी 3 मंथ्स के बाद उनको बुलाना है. Question number 11. A 32-year-old nulliparous woman has suffered postcoital and intermenstrual bleeding for 10 weeks before being diagnosed with stage 1B2. अब इसमें ज़रूरी बातें जो हमें रिवाइज करनी चाहिए वो यही है कि 1B1 तक जो है हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरीज कर सकते हैं, 1B2 ऑनवर्ड्स नहीं कर सकते. लेकिन 1B2 में एक वो जो है जनरल रूल नहीं है, स्पेसिफिकली ख़ास तौर से वो उन पेशेंट्स के लिए जो कि रिक्वेस्ट करती हैं फर्टिलिटी कंजर्वेशन के लिए, उनमें देखा जा सकता है कि उनको रेडिकल ट्रैकिलेक्टमी, पेल्विक लिम्फ नोड डायसेक्शन ऑफर करें अगर उनके ट्यूमर का साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर है और साथ में कोई लिम्फेटिक वैस्कुलर स्पेस इन्वेजन नहीं है. ठीक है, ये दो बातें अगर हम देख लें तो फिर पेशेंट को हम ऑफ़र कर सकते हैं अगर वो रिक्वेस्ट कर रही हैं. अदरवाइज़ हमें पता है 1B1 तक हमने करनी होती हैं और वो जो है ट्रैकिलेक्टमी होती है, और उसके साथ हमें पता है कि पेल्विक लिम्फ नोड शुड बी रिमूव इन फीगो 182 डिजीज़ प्रेजेंट. और जिनके नोड्स पॉजिटिव आ जाते हैं उनको हमने एडजुवेंट ट्रीटमेंट देना होता है विद कंकरेंट कीमो रेडियोथेरेपी विद प्लैटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी, इनको हम ऑफर करते हैं जिनके नोड्स पॉजिटिव हो. Question number 12. A 35-year-old woman is found to be 15 weeks pregnant and she is diagnosed with 1B1 cervical cancer. What will be the most appropriate management? अब इसमें क्योंकि उन्होंने बताया है कि 1B1 है और 1B1 में जो है हमने यही ऑफर करना होता है कि हमने रेडिकल हिस्टेरेक्टमी करनी होती है और बायलैटरल लिम्फेडेनेक्टमी करनी होती है. ठीक है, क्योंकि फॉर प्रेग्नेंट वीमेन विद अर्ली स्टेज 1A1, 1A2 और 1B1, ठीक है, अगर इफ दे आर डायग्नोस्ड आफ्टर 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, वो कहते हैं कि आप फीटल मेच्योरिटी का वेट कर लें, 32 to 34 वीक्स तक ले जाएं. लेकिन अब क्योंकि वो बता रहे हैं कि इफ द जेस्टेशन एज इज लेस देन 20 वीक्स एट डायग्नोसिस ऑफ एडवांस सर्वाइकल कैंसर 1B2 और ग्रेटर, a systematic review supports immediate termination and treatment of the disease. तो ये इन सिनारियों में हमने इनको जो है क्योंकि अभी बहुत अर्ली जेस्टेशन पे है और हम मेच्योरिटी का वेट करेंगे तो पेशेंट के लिए डिजीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी और पेशेंट के लिए वो अच्छा नहीं है, तो हमने अनफॉर्चुनेटली उनको यही ट्रीटमेंट ऑफर करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. इन यूके HPV vaccination of the girls aged 12 to 13 years started in September 2008. Almost 90% of the girls eligible for the vaccine in 2010-11 received all 3 doses. What is the predicted impact that HPV vaccination may have based on the current high uptake? अब वो ये बता रहे हैं कि अगर आप जो है उनको वैक्सीनेट जिन किया है तो डाटा से अगर कंपेयर किया तो उन्होंने ये बताया कि 50% डिक्रीज हुआ है इन हाई ग्रेड सिन में एंड 70% रिडक्शन इन सर्वाइकल कैंसर. तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए. हम इन्हीं फिगर्स को, इन्हीं फैक्ट्स को जब स्टेट करेंगे अपने पेशेंट के सामने तो ही हम उन्हें काउंसिल कर सकेंगे कि आप वैक्सीनेशन करवाएं. लेकिन वो ये बता रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो प्रोफाइलेक्सिस है कि आप वैक्सीनेट करवाएं, फिर स्क्रीन कराते रहें क्योंकि उसमें भी डिजीज़ जो है वो पिक हो जाती है और बहुत अर्ली मैनेज हो जाता है पेशेंट. Question number 14. A 32-year-old nulliparous woman is diagnosed with cancer lesion at the anterior lip of the cervix with extension of 6 mm and stromal invasion of 8 mm. There is no parameter invasion, neither there is any lesion elsewhere. Cystoscopy and sigmoidoscopy are normal. She asks for fertility sparing treatment.
व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इन हर केस। अब इसमें उन्होंने सारा बताया हुआ है कि एक्सटेंशन कितनी है और सब कुछ, तो इसमें हमने बिकॉज उन्हें हमने ऑफ़र करनी है फर्टिलिटी स्पेयरिंग, वैसे तो ये V1 ही स्टेज बन रही है, तो रेडिकल ट्रैक्लेक्टमी एंड पेल्विक लिम्फ नोड डायसेक्शन, ठीक है, और क्लिनिकली विजिबल लीजन लिमिटेड टू द सर्विक्स। Question number 15. A 32-year-old woman is referred to the colposcopy clinic because of a suspicious-looking cervix on speculum examination. Because of heavy menstrual bleeding, she is diagnosed with cervical adenocarcinoma with depth of invasion of 2 mm and horizontal spread of 6 mm. तो ये उन्होंने जो सारा बताया, what is the risk of the lymph node invasion in her case। अब जिस तरह इन्होंने सारा सिनेरियो हमसे डिस्कस किया है, तो इनमें इनकी जो स्टेज बन रही है दैट इज़ 1A1, ठीक है, तो उसमें जो है ना द रिस्क ऑफ द lymph node metastasis is no more than 1% for stage 1A1 and 3 to 6% हो जाता है 1A2 में cervical squamous cell carcinoma में। तो वो ये बता रहे हैं कि जो स्टेजिंग हम करते होते हैं सर्वाइकल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास के लिए, कैंसर के लिए, वो हम एडिनोकार्सिनोमास के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन जो है ना वो इज इंडिकेटर ऑफ प्रोग्नोसिस, वी ऑल नो दैट, ठीक है, और ये हमें बताता है कि पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा होगा और वेदर टू परफॉर्म पेल्विक लिम्फेडेक्टमी इन अर्ली स्टेज सर्वाइकल कैंसर, ये सारी बातें हमें इस तरह से पता चल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द इंसिडेंस ऑफ द एंडोमेट्रियल कैंसर इज राइजिंग इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन बट in the same time the 5-year survival rate has improved, ठीक है, क्योंकि वो हम पिक कर लेते हैं ना कोई तरीके से। और इसमें जो है ना ये याद करने वाली बात ये है कि एंडोमेट्रियल कैंसर जो है ना वो 4th मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर है, ठीक है, एंडोमेट्रियल कैंसर 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है, women accounting for around 5% of all female cancers। और 5-year survival rate इसका जो है वो 77% हो गया है, और इंसिडेंस इसका हमें पता है कि पोस्ट मेनोपॉजल में ज़्यादा होता है। पेशेंट्स जो होती हैं वो हमारे 60 to 79 ईयर्स, ये जो 20 साल या 19 साल इस एज ग्रुप वाली पेशेंट्स का जो है इनमें ज़्यादा इंसिडेंस होता है। Question number 17, obesity is now affecting 25% of the adults in the UK and predisposes women to endometrial as well as other cancers. What type of the endometrial cancer is obesity predominantly associated with? तो हमें पता है कि ये जो है ना टाइप 1 है, ठीक है, टाइप 1 एंडोमेट्रियल कैंसर के एंडोमेट्रॉइड भी कहते हैं rather than टाइप 2, क्योंकि टाइप 1 में जो है ना वो सारे रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं और टाइप 2 में जो है वो ये सारे रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर के, ओबेसिटी है, नलिपैरिटी है और डायबिटीज़, इस तरह की सब चीज़ें। रिस्क ऑफ द एंडोमेट्रियल कैंसर इज इंक्रीज्ड इन वुमेन विद द BMI ऑफ मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर एंड द रिस्क इंक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीजिंग BMI, ठीक है, और उसमें हमने ये बता दिया कि आधे से ज़्यादा जो एंडोमेट्रियल कैंसर होते के पेशेंट्स होते हैं वो ओबेसिटी उनके कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती है उसमें। 55-year-old woman with a BMI of 34 attends the gynecology clinic as an urgent 2-week referral with postmenopausal bleeding. She has had a transvaginal scan which shows a thin endometrium apart from a focal area with a thickness of 8 mm. इसमें जो बात है वो यही है कि postmenopausal है, BMI भी ज़्यादा है, लेकिन हमारे लिए BMI भी छोड़ें, postmenopausal के साथ 8 mm ही काफ़ी है कि हम इनकी जो है वो कराएं बायोप्सी, ठीक है, और इसमें BMI बस हमें ये बात की आप याद कर लें कि 4 mm से ज़्यादा है तो हमने बायोप्सी प्लान कर लेनी है अगर पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल है और ब्लीडिंग के साथ है, और या फिर जो है वो नहीं भी है ब्लीडिंग के साथ। और अगर 5 mm से ज़्यादा है और पेशेंट HRT ले रही हैं पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल तो फिर भी हमने उनकी करानी है। अब हिस्टेरोस्कोपी वो कह रहे हैं कि ऑफर हिस्टेरोस्कोपी एंड बायोप्सी कैन डिटेक्ट फोकल लीजन सच एज पॉलिप्स दैट मे बी मिस्ड बाय ब्लाइंड सैम्पलिंग। अप टू 10% ऑफ द एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी कैन बी मिस्ड बाय ब्लाइंड सैम्पलिंग। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने वो जो हमारे एग्जाम में होता है ना वो इस तरह से ऑप्शन आए हुए होते हैं, ऑफर हिस्टेरोस्कोपी, ऑफर डायलेटेशन एंड क्यूरेटा, जिसमें आपने बायोप्सी का ऑप्शन है ना आपने वो ले लेना है, ठीक है। और क्योंकि पेशेंट का BMI भी ज़्यादा है तो पाइपल वैसे भी डिफ़िकल्ट होगा थोड़ा सा उनके लिए, तो वो यही कह रहे हैं कि आप हिस्टेरोस्कोपी करके और फोकस जो फोकाई है वहीं से बायोप्सी लें। हमारे लिए तो थोड़ा सा हमें मुश्किल लग रहा होता है ना कि हिस्टेरोस्कोपी कैसे करें, हमारे पास रिसोर्सेज अनफॉर्चुनेटली इस तरह से नहीं है, लेकिन बाहर तो बहुत ईजीली एक्सेसिबल और आउट पेशेंट बेसिस पे आराम से हिस्टेरोस्कोपिक प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं। तो अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी ये सारे जो है सहूलियात पेशेंट्स के लिए भी आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 19, a 51-year-old woman has had hysteroscopy and biopsy for postmenopausal bleeding.
द बायोप्सी रिजल्ट शोज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया, ठीक है। तो ये जब विदाउट एटीपिया आ जाता है ना तो फिर आपने परेशान नहीं होना होता, ठीक। और इसमें 5 और 20 बस याद कर लें कि लेस देन 5% होता है इन 20 ईयर्स। व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ दैट मे शी मे प्रोग्रेस टू हैव एंडोमेट्रियल कैंसर, तो उसका यही आंसर है, लेस देन 5% इन 20 ईयर्स। Question number 20. A 49-year-old woman has had a papal biopsy done for abnormal heavy uterine bleeding. The result shows endometrial hyperplasia without atypia. What is the most appropriate management for her condition? अब वो यही बता रहे हैं कि विदाउट एटीपिया है तो आपने उनको फर्स्ट लाइन जो है वो मायरीना ऑफ़र करनी होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद उनको छोड़ देना होता है बस। फॉलोअप डेफिनेटली हमने करना होता है और इसमें पूरा इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त एल्गोरिदम है। अगर आप लोग उसको एक दो दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आपने एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, अगर वो एटीपिया के साथ हैं या विदाउट एटीपिया हैं, और वो ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन सा ऑप्ट कर रही हैं और उनके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो फिर आप उनको इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये सेकंड लाइन भी पूछ लेते होते हैं कि भाई वो मायरीना खवाना ही नहीं चाहते तो फिर आप उनको क्या ट्रीटमेंट ऑफ़र करेंगे, तो आप ये ट्रीटमेंट ऑफ़र करेंगे, ये भी MCQ है हमारा। और बाकी वो ये बताते हैं कॉन्टीन्यूस यूज़ करना होता है, साइक्लिकल यूज़ नहीं करना होता। और इसमें यही कि मायरीना जो है ना उसके साथ रिग्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, तो आपने इनको मायरीना ही ऑफ़र करनी होती है फर्स्ट लाइन। और क्वेश्चन नंबर 21. 46-year-old woman attends to the gynecology clinic 6 months after being diagnosed with endometrial hyperplasia without atypia. She is on norethistron 15 mg daily. She has had a surveillance papal biopsy. The result shows a persistence of the same endometrial pathology. What will be the further management? देखिए आपने ना उनको फॉलोअप के लिए बुलाते रहना होता है। जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया है, Question number 21. A 46-year-old woman attends to the gynecology clinic 6 months after being diagnosed with endometrial hyperplasia without atypia. She is on norethistron 15 mg daily. She has had a surveillance papal biopsy. The result shows a persistence of the same endometrial pathology. What will be your further management? अब इसमें वही एल्गोरिदम अगर हमने देखा हो तो हम ये पेशेंट आराम से मैनेज कर सकते हैं। हमें पता है अगर हमने ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन देनी है तो वो मायरीना देनी है। अगर पेशेंट मायरीना नहीं लेती तो हमने उनको ऑफ़र करनी होती है कॉन्टीन्यूस ओरल प्रोजेस्ट्रोजेंस। जब हमने कॉन्टीन्यूस ओरल प्रोजेस्ट्रोजेंस ऑफ़र करनी होती हैं तो हमने उनकी इवन विद मायरीना भी तो हमने उनकी सैम्पलिंग करते रहना होता है 6 मंथ इंटरवल के साथ ना, तो विदाउट एटीपिया। और अगर विद एटीपिया हो और पेशेंट कहे नहीं मुझे सर्जरी नहीं करनी, क्योंकि विद एटीपिया तो हमें पता है हमें सर्जरी करनी होती है। अगर अनलेस पेशेंट की जो है वो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो सर्जरी के लिए, या पेशेंट खुद रिक्वेस्ट करे और फर्टिलिटी प्रिजर्व करवाना चाहे अपनी। Treatment with oral progestogens or liver-not-gestational uterine system should be for the minimum of 6 months in order to induce histological regression, ठीक है, of endometrial hyperplasia without atypia. अब वो ये कह रहे हैं कि 6 मंथली इंटरवल पे कराएं, ठीक है, और अगर एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव नेगेटिव बायोप्सीज होनी चाहिए पेशेंट को इस फॉलोअप से जो है उनको डिस्चार्ज करने से पहले। Hysterectomy is indicated in women not wanting to preserve their fertility when there is no histological regression of hyperplasia despite 12 months of treatment. हमने डेफिनेटली एक स्टेप आगे मूव करना होता है ना, या तो तब जबकि डिजीज़ रिग्रेस ना कर रही हो, ठीक है, नो रिग्रेशन, या फिर प्रोग्रेस कर जाए, बल्कि उससे पहले एक और चीज़ होती है कि परसिस्ट करे ना, जिस तरह इनकी कंडीशन में कि अब हम उनको 6 मंथ्स और ऑफ़र करेंगे ट्रीटमेंट और फिर हम देखेंगे, या फिर प्रोग्रेस कर जाए, या फिर चौथी चीज़ ये होती है कि पेशेंट को सिम्टम से रिलीफ ही ना आ रहा हो, तो फिर हमने एक स्टेप अप करना होता है विच इज़ सर्जरी, ठीक है। और इस तरह के पेशेंट्स में जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के साथ हैं उनमें एब्लेजन हमने नहीं करनी होती कि वो फिर हमारे पास बाद में फॉलोअप करने के लिए जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि सारी चीज़ें आपस में एडहीशंस बन जाती हैं और हमें सैंपल ही नहीं मिलता होता। तो ये काफ़ी पेशेंट के लिए मुश्किल एक डेंजरस बात है। क्वेश्चन नंबर 22. A 55-year-old woman attends the gynecology clinic with postmenopausal bleeding. She had a transvaginal scan which showed an endometrial thickness of 8 mm. She had a successful papal biopsy in the clinic. The result shows endometrial hyperplasia with atypia. आप लोग कह रहे होंगे ये एक तरह के सारे सिनेरियोज आए जा रहे हैं, सारी ही पोस्टमेनोपॉज़ल जो है वो ख़वातीन ब्लीडिंग के साथ आ रही हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे ही होता है। जनरल गायनोकोलॉजी, गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी
क्योंकि हमारा ज़ाहिर है ये पार्ट 2 का एग्ज़ाम है। जिस तरह IMM में हम लोगों को ज़्यादातर ऑब्स का ज़्यादा परसेंटेज पूछी जाती है, इसी तरह पार्ट 2 में गायनी ज़्यादा पूछी जाती है। तो उस पर हमारी ये दो जो टॉपिक्स हैं ना, गायनिकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी और साथ में जनरल गायनोकोलॉजी, बहुत MCQs आते हैं इसमें से एग्जाम में से। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। अब जब एटेपिया आ गया है ना, तो आपने ऑफर करनी है हिस्टेरेक्टमी विद बायलेटरल सल्पिंजियोफ्रेक्टमी, और साथ में हमने करनी है वो लेप्रोस्कोपी के लिए, ताकि पेशेंट का शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे हो और लेस ऑपरेटिव पेन हो और वो खैर खैरियत से घर चली जाए अपने। ठीक है, कोई ऐसा हमें लिम्फेडेनेक्टमी भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, तो हम लेप्रोस्कोपी ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, अ 60-year-old woman with BMI 40 attends the outpatient hysteroscopy clinic as part of the investigation for her third episode of heavy postmenopausal bleeding. The endometrium looks suspicious and copious curettings are obtained. The result shows endometrial cancer stage 1. ठीक है, endometrial cancer is suspected after magnetic resonance imaging. What is the most appropriate management? इसमें भी हमने यही करना है कि लेप्रोस्कोपिक टोटल हिस्टेरेक्टमी एंड बायलैटरल सल्पिंजियोफ्रेक्टमी करनी है, क्योंकि इसमें जो है ये सेफ़ देखा गया है कि इसमें ये काफ़ी सफिशिएंट हो जाता है और लिम्फ नोड डिसेक्शन भी नहीं करनी होती। तो स्टेज 1 में हम कर सकते हैं लेप्रोस्कोपिक। स्टेज 2 ऑनवर्ड हमें फिर लेप्रोटमी देख लेना चाहिए पेशेंट की जो है वो अकॉर्डिंगली कि क्या हिसाब किताब इनका बन रहा है उसके मुताबिक। इवन दो शी इज़ हर BMI इज़ 40, क्योंकि हमने पढ़ा भी है पीछे, लेकिन फिर भी हम इनको लेप्रोस्कोपिकली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होती जा रही है। पहले हम लोग ये कहते थे कि ना बिल्कुल ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अगर ओबीज़ है पेशेंट या ये वो, तो अब तो बहुत जो है वो मॉर्बिडली ओबीज़ पेशेंट्स में भी जब बैरियाट्रिक सर्जरीज हो रही हैं तो ये भी बहुत आराम से हो जाती हैं। Question number 24, a 65-year-old woman is diagnosed with stage 1B endometrial cancer. She declines any surgical intervention, ठीक है, and requests radiotherapy as an alternative. What will be the risk of recurrence if she is treated using radiotherapy? अब ये जो एक बात है कि रेडियोथेरेपी में क्योंकि इतना इसका प्राइमरी जो है ना वो अगर हम ट्रीटमेंट ऑफर करें एज रेडियोथेरेपी तो उसका बहुत इन्फीरियर सर्वाइवल रेट है कंपेयर टू हिस्टेरेक्टमी, ठीक है, क्योंकि उसमें रिकरेंस का रिस्क बहुत ज़्यादा है एंड दैट इज़ 18%। तो ये इट शुड बी कंसिडर्ड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। Question number 25, a 65-year-old woman is referred to the 2-weight general gynecology clinic because her general practitioner observed an irregular vulval ulcer with raised edges while he was performing a rectal examination for suspected hemorrhoids. What will you do next? अब पेशेंट को उन्होंने हमारे पास भेज दिया है, तो हमने क्या करना है, क्योंकि देखें उनकी एज बहुत इंपॉर्टेंट है, शी इज़ एन एल्डरली लेडी, तो हमने उनको रेफ़र करना है अर्जेंट। और वहाँ पर ही ये भी MCQ हमारे एग्ज़ाम में आ चुका है कि इन वुमेन वेयर अ वल्वल कैंसर इज स्ट्रांगली सस्पिशियस ऑन एग्जामिनेशन अर्जेंट रेफरल टू कैंसर सेंटर शुड नॉट अवेट बायोप्सी। बायोप्सी भी आपने नहीं लेना, आपने सीधा उनको रेफ़र करना है, वो वहीं पर खुद बायोप्सी लेंगे, वो खुद ही मैनेज करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं इंडिकेटिंग वल्वल कैंसर इंक्लूड एन इरेगुलर फ्यूमिगेटिंग मैस, इरेगुलर अल्सर या फिर कोई एनलार्ज ग्रॉइन नोड, ठीक है। हमारी इसकी भी स्टेजिंग जो है वो रिवाइज हुई है, इसको भी आप लोग प्लीज़ याद कर लें। एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इवन दो ये रेयर मेलिग्नेंसीज हैं, लेकिन वल्वा वजाइनल कैंसर ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और आपको फिर जब तक हमने एक दफ़ा पढ़ा हुआ नहीं होता, हम लोग फिर वो मज़ा नहीं आता उसको अटैम्प्ट करने का, आप श्योर नहीं होते कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन, जो वो ठीक भी है या नहीं। तो इंशाल्लाह हम जब पढ़ के जाएंगे तो हमें सारा आता होगा और हम बिल्कुल ठीक ठीक सिलेक्ट करके आ रहे हैं, तो फिर पास भी होके आ रहे हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 26, vulval cancer spreads by direct extension to adjacent structures, by embolization to the regional inguinal and femoral lymph nodes, or by the hematogenous spread. What proportion of the women with vulval cancer who are operable have nodal spread? नोड्स जो है ना, ज़ाहिर है क्योंकि बहुत ही करीब करीब पड़े हुए हैं, तो इनमें नोडल स्प्रेड बहुत जल्दी हो जाता है और हमने नोड पे ही जो है वो काफ़ी चीज़ें डिसाइड भी करनी होती हैं, तो हमने इनके नोड्स देखने होते हैं। ओवरऑल अबाउट 30% ऑफ द women with operable vulval cancer have nodal spread, तो उनके जो है ना हमने नोड्स भी निकालने होते हैं, उनको देखना होता है। इस तरह सेंटिनल लिम्फ नोड निकाल लेते हैं अगर स्मॉल साइज ट्यूमर हो यूनिलैटरल, और फिर उसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि यूनिलैटरल जाना है या बायलैटरल जाना है। ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ हुआ MCQ है, रिकॉल्स में भी है और मेरे एग्जाम में भी आया था। Question number 27, a 70-year-old woman is diagnosed with vulval cancer. The tumor involves the vagina and the urethra. The pelvic nodes are negative. What is the most likely stage of her disease? अभी ये इस तरह के ही MCQs आते हैं कि वो आपसे जो है ना स्टेज पूछ रहे होते हैं कि आप इनकी स्टेज बताएं। अब डेफिनेटली जब आप न्यू स्टेज के अकॉर्डिंग इट इज़ स्टेज 2, ठीक है। वल्वल कैंसर हैज़ बीन
और ये सर्जरी को पैथोलॉजिकली ही जो है फीगो स्टेजिंग में इनको स्टेज किया जाता है। Question number 28. A 68-year-old woman is diagnosed with vulval cancer. The lesion is 2 centimeter and lateral. The pathologist has phoned and informed you that the frozen section of the sentinel lymph node biopsy is positive. ठीक है, How will you proceed with the surgery? अब इसमें वो यही बात है कि अगर सेंटिनल लिम्फ नोड पॉजिटिव आ जाता है ना, तो फिर हमने बायलैटरल लिम्फेडेक्टमी करनी होती है। ठीक है, ये बात आप लोग बस याद रखें। द सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी इज़ पॉजिटिव, ठीक है, और जाहिर है पता है वो क्या होता है, फर्स्ट ड्रेनिंग लिम्फ नोड होता है ना उस एरिया का, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो लिम्फेडेक्टमी बोथ 5 year सर्वाइवल रेट इन केसेस विद नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट इज मोर देन 80%। Question number 29. A 72-year-old woman is diagnosed with varicose vulval cancer. The lesion is 3 centimeter in diameter and 2 centimeter lateral to the left labia majora. What is the most appropriate management? अब इसमें भी वही बात है कि पहले हमने अब यही स्टेजिंग माइंड में करनी है और फिर उसके बाद हमने उनको ट्रीटमेंट ऑप्शन देना है। तो हमने इनका ट्रीटमेंट करना है वाइड लोकल एक्सीजन। ग्रॉइन नोड डिसेक्शन शुड बी इमिटेड इन वेरिकोस ट्यूमर। ये डिफरेंट ट्यूमर्स होते हैं, ये इसमें से भी एमसीक्यूज बहुत आते हैं। तो आप लोगों की ड्यूहर्स में एक टेबल बना हुआ है, वो उसको ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा जो यहाँ पे वल्वल कैंसर वाला चैप्टर है उसमें, क्योंकि उसमें जो सारी बातें बताई हुई हैं ना, कम से कम उसी एक टेबल में से 10-12 एमसीक्यूज़ हैं जो कि रिकॉल हैं और डिफरेंट पेपर्स में आ चुके हुए हैं। Question number 30. A 60-year-old woman is diagnosed with vulval basal cell carcinoma. The lesion is 3 centimeter in diameter and less than 10 mm above and lateral to the anus. ठीक है, अब वो यही बता रहे हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं इस तरह के जो कि हमारे फिर बाद में क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, तो फिर उसमें हमने ज़्यादा जो है वो सर्जरी नहीं करनी होती। और बेसल सेल कार्सिनोमा इज रियली एसोसिएटेड विद लिम्फ नोड मेटास्टेसिस and can be managed with wide local excision. It is also amenable to treatment by radiotherapy, which should be preferred treatment if resection would compromise function of the adjacent organs. जिस तरह के अब इन पेशेंट के सिनेरियो में एनल ओरिफिस जो है वो इन्वॉल्व है, तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, तो पहले हम उनको रेडियोथेरेपी ऑफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31. 54-year-old woman presents to you in the gynecology outpatient clinic with vulval soreness and itching. On examination, you find suspicious vulvar lesion and you take a biopsy. 2 weeks later, you review her and the histology report shows irregular sawtooth. ठीक है, sawtooth जो है वो acanthosis, increased granular layer and basal cell liquefaction and a band-like dermal infiltrate that is mainly lymphocytic. ठीक है, तो ये सारा उन्होंने बता दिया है। इतना समटाइम्स डिटेल में बताया हुआ भी होता है और समटाइम्स नहीं भी बताया हुआ होता। तो आपने which of the following condition does this woman have? तो हमारे इस सिनेरियो में डेफिनेटली ये लाइकन प्लानस की तरफ जा रहा है, और लाइकन प्लानस होता भी वैसे ज़्यादा यंग मेल्स में है। शी इज़ 54, शी इज़ नॉट दैट ओल्ड, तो हमने इसको जो है उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द लाइकन प्लानस ऑफ द वल्वा स्पैन्स द स्पेक्ट्रम फ्रॉम सटल फाइन रेटिकुलेट पेप्यूल्स टू सीवियर इरोसिव डिजीज़। डिफरेंट टाइप्स होती हैं ना इसकी भी, तो इसमें इज एन वल्वल लाइकन प्लानस इज एन अनकॉमन क्यूटेनियस डिजीज़। Vulvar pruritus, pain are common symptoms. Examination reveals an erythematous friable vestibule की atrophy हो जाती है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि scarring and loss of the normal vulvar architecture भी इनका loss हो जाता है। और clinical findings और vulval biopsy पे इसका diagnosis होता है, और देना हमने वही होता है जो हमें पता है कि हमने इनको ultra potent topical steroids देते हैं जो कि up to more than 70% में जो है वो relief करवा देते हैं symptoms के। Question number 32. A 54-year-old woman presents to you in the gynecology outpatient clinic with vulval soreness and itching. On examination, you find suspicious vulval lesions and you take a biopsy. ठीक है, 2 weeks later, you review the histology report shows thinned epidermis. ठीक है, thinned है, थिन में आपने ना फिर सेक्लेरोसिस का ज़रूर सोचना है, और जो है क्या है सब एपिडर्मल हाइलनाइजेशन और डीप इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट होता है। Which of the following condition does this woman have? आप लोगों ने एक तो ये भी थोड़े से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं लाइकन प्लानस और लाइकन सेक्लेरोसिस के। और लाइकन प्लानस होता है ना वो यूजली और आपकी और जो जिस तरह म्यूकोजल सर्फेसिस होती हैं वजाइना को भी इन्वॉल्व करेगा और आपके माउथ को भी समटाइम्स, और उसके अलावा ऑल ओवर द स्किन जो पेशेंट होती है उसमें वो भी जो है पेप्यूल्स और प्लाक्स वगैरह उसमें हो सकते हैं। ठीक है, लाइकन सेक्लेरोसिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस विद वाइट प्लेक्स। ठीक है, एपिडर्मल एट्रोफी एंड scarring. Vulvar lichen sclerosis usually presents with progressive pruritus, dyspareunia,
डिसयूरिया और जेंटल ब्लीडिंग। ये भी स्किन बायोप्सी पे होता है और इसमें स्लाइटली इंक्रीज रिस्क होता है ऑफ डेवलपिंग स्क्वेमस सेल स्किन कैंसर। और उसमें लेकिन ट्रीटमेंट हमारा सेम ही है, हमने इनको टॉपिकल जो है वो अल्ट्रा पोटेंट स्टेरॉइड्स देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 विच इज़ द लास्ट MCQ ऑफ आर दिस चैप्टर नंबर 15। काफ़ी एक मुझे तो खैर बहुत ही डर लगता था गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी से, लेकिन एक दफ़ा जब लग के बैठ के पढ़ लिया और उसको याद कर लिया ना, तो अब समझ आ जाती है कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं, मैनेजमेंट क्या करनी है हमने पेशेंट की। तो इंशाल्लाह जब हम बार बार इन चीज़ों को गो थ्रू करेंगे तो बहुत अच्छा याद भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा और एग्ज़ाम भी बहुत ही जो है आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। So question number 33 is ST1 feels confused about vulval intraepithelial neoplasia and wishes to know which of these has the highest malignant potential. Which of the following wins has the highest risk to change into squamous cell carcinoma of the vulva? अब ये देख लें आपके जो विन जो सबसे ज़्यादा associated with lichen sclerosis है ना, इसकी सबसे ज़्यादा association है, ठीक है। विन इज़ द vulval skin condition that may become cancerous if left untreated। वही बात है जिस तरह sin होता है हमारा, sorry। तो it is confirmed by histological diagnosis. The most common etiology is HPV type 16. A second non-HPV known as differentiated type occurs in conjunction with lichen sclerosis or lichen planus. The risk of progression to squamous cell carcinoma is much greater than with differentiated type of the WIN and needs specialized management. तो ये बात उन्होंने बता दी and thank you so much.